ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडक्शन तक बात कर ली थी हम लोगों ने, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने निकाल भी रखा है मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फ्रिक्शन, इसको पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये बता दिया था कि कौन से बॉडी को रब करने के बाद किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन मैंने पढ़ा दिया था, उसका एक मॉडल मैंने बना के दिखाया था मैंने कि इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, और ये फार्मूला निकलवाया था मैंने कि कितना चार्ज इंड्यूस्ड होता है, उसको निकालने का फार्मूला क्या है। ओके, इसके बाद तुम्हें इंडक्शन के बारे में एक बात बता रहे हैं। देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक टेम्पररी है ना इलेक्ट्रिफिकेशन का फार्मूला फेनोमेना है, जिसके द्वारा हम लोग एक बॉडी के ऊपर है ना चार्ज डेवलप कर देते हैं, ठीक है, चार्ज डेवलप कर देते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना of temporary electrification of a conductor in which opposite चार्जेस क्या हो रहा था, अपोजिट चार्ज अपेयर हो जाता है, राइट, ठीक है ना, अपेयर एट, अच्छा अपोजिट चार्ज कहाँ पर अपेयर हो रहा था, है ना, जिस साइड हम लोग चार्ज बॉडी को लेके आ रहे थे, है ना, तो अपेयर एट इट्स क्लोजर एंड, ठीक है, क्लोजर एंड पे। और सिमिलर चार्ज कहाँ हो रहा था डेवलप, उसके अपोजिट वाले फर्दर एंड पे। फर्दर एंड पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड सिमिलर चार्ज appear at its further and in the presence of nearby charge body, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने तुम लोग को यही चीज़ पढ़ाया था अभी ऊपर कि जिस तरीके से यहाँ पर ये देखो, ये न्यूट्रल बॉडी था, ये बिल्कुल ठीक है ना, ये न्यूट्रल बॉडी था। अब क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पे रॉड लेके आया तो अपोजिट चार्ज क्या हुआ, क्लोजर एंड पे डेवलप हो गया, है ना, और सिमिलर चार्ज मतलब रॉड पे नेगेटिव है और जो बॉडी का नेगेटिव है वो दोनों रिपल्सन के कारण जो सिमिलर चार्ज है वो फर्दर एंड पे डेवलप हो गया था, ठीक है ना। तो मैंने ये मॉडल में लिखाया और इसी मॉडल से मैंने ये फेनोमेना लिखा है। तो यहाँ पे इंडक्शन वाला चैप्टर तुम्हारा जो है टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब लोग कंडक्शन पे चलेंगे। मैं थोड़ा लैपटॉप फोल्ड कर लेता हूँ, दिक्कत हो रहा है। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब बाय कांटेक्ट, और कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, एक्चुअल, है ना। तो हम एक बॉडी को, है ना, ये कह सकते हो कि एक अनचार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे बाय कनेक्टिंग विद इट वायर, इसको वायर से कनेक्ट करके, राइट। तो जैसे हम लोग जनरली करते हैं, तो इन दिस प्रोसेस एंड अनचार्ज, भाई माइक बंद कर लो,
अनचार्ज बॉडी इज चार्ज बाय कनेक्टिंग विद another charged body through a wire। अब किससे कनेक्ट करेंगे भाई? वायर से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, थ्रू ए वायर। ठीक है ना, बगल में लिख देता हूँ मैं कंडक्टर। ठीक है, तो अब होगा क्या, बॉडी को हम लोग कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके चार्ज कर देंगे। लेकिन इसका कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट तुम्हारी किताब में खास दे नहीं रखा है, लेकिन मैं तुमको फिर भी इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो है वो मैं तुम लोग को पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्या है कंडक्शन का, राइट? तो देखो, कंडक्शन में मैं अभी तुम लोग को बता के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम लोग को बता के मैं ये आ रहा हूँ कि मान लो एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है Q1। ठीक है, Q1 चार्ज है और इसका रेडियस जो है हमारे पास R1 है। दूसरा बॉडी है, इसका रेडियस क्या है R2 और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q2 है। ठीक है, अब क्या क्या है, इस बॉडी को मैं A मान लेता हूँ और इस बॉडी को मैं B मान लेता हूँ। अब दोनों बॉडी को क्या करूँगा मैं, एक वायर के द्वारा कनेक्ट करूँगा। तो एक बॉडी ये रहा A, एक बॉडी ये रहा B, A और B, दोनों को क्या करूँगा मैं बाय वायर। ठीक है, कनेक्ट कर दूँगा मैं। तो मैंने आपको वायर से कनेक्ट कर दिया है ना। वायर को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब वायर कनेक्ट होने के बाद अब क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होगा। चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होगा, ज़्यादा वाले चार्ज में से ट्रांसफ़र होगा और कम वाले बॉडी में आ जाएगा। मान लो ए वाले में ज़्यादा चार्ज है और बी वाले बॉडी में कम चार्ज है, तो ए वाले बॉडी से चार्ज निकलेगा और कम वाले बॉडी की तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, और ये ट्रांसफ़र जब तक होगा जब तक दोनों के चार्जेस क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, स्टेडी स्टेट में ना आ जाए, है ना, जब तक हो जाएगा। और फिर होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वायर हटा देंगे। वायर हटाने के बाद तुम्हें क्या दिखाई देगा, वायर हटाने के बाद तुमको ये दिखाई देगा कि जो बॉडी ए है उसमें चार्ज बदल चुका होगा Q1 डैश। इसी तरीके से जो बॉडी बी है ना, इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, बदल गया होगा, है क्या हो गया होगा Q2 डैश। तो ये आ गया हमारा स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट, है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि किसके ऊपर कितना चार्ज गया होगा, तो चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा, पहली बात तो डिपेंड करता है किसके पास अमाउंट क्या था चार्ज का। क्या ए वाले के पास ज़्यादा चार्ज था, है ना, क्या बी वाले के पास ज़्यादा चार्ज था, चार्ज किसके पास कितना था, इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये बात पे डिपेंड करती है कि दोनों बॉडी का साइज़ क्या था, दोनों बॉडी का साइज़ क्या था, मतलब रेडियस क्या था। ठीक है ना, तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो चार्ज किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात कैपेसिटी, कि बॉडी के पास कितनी कैपेसिटी है, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है ना। तो द कैपेसिटी टू स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस कहते हैं, है ना। तो चार्ज कितना स्टोर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि बॉडी की कैपेसिटी कितनी है चार्ज स्टोर करने की। ठीक है ना, मैं पे लिख देता हूँ, सी डिनोट करता है कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, कैपेसिटेंस मतलब होता है, बताओ, टेंडेंसी या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, है ना। तो कैपेसिटेंस पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस दोनों बातों से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। वो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी तुम्हारे पास, Q1 प्रोपोर्शनल है R1 के और वही Q1 प्रोपोर्शनल है C1 के। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो Q2 होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 के, और वो प्रोपोर्शनल होगा अपने कैपेसिटेंस, बॉडी के कैपेसिटेंस C2 के, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा,
एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी भी फॉर्मूला नहीं आया है। फॉर्मूला भी क्या नहीं आया है, फॉर्मूला भी हमने ये नहीं पता लगाया है कि जो ये Q1 डैश जो है, ये जो Q1 डैश है और ये जो Q2 डैश है, ये कितना होगा, है ना। इसके बारे में अभी हम लोगों ने कोई ख़ास बात नहीं बताई है। अभी तो बस हमने ये बता दिया है कि चार्ज ट्रांसफ़र होगा, है ना, और जिस बॉडी में ज़्यादा चार्ज होगा वहाँ से चार्ज निकलेगा और कम वाले बॉडी की तरफ आ जाएगा। और फिर मैंने बताया कि चार्ज रेडियस पे डिपेंड करता है और चार्ज कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का रेडियस कितना है और बॉडी कितना कैपेसिटी है उसके चार्ज स्टोर करने की, इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन आखिर में चार्ज कितना स्टोर किया जाएगा, कुछ अमाउंट भी तो होगा उसका, उसको निकालने का कोई तरीका भी होगा हमारे पास, है ना। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। ओके, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बुक्स में नहीं दिया होगा, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारा है Q1 डैश, अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या रखोगे, Q1 जो बॉडी पे चार्ज है उसका रेडियस अपॉन में दोनों बॉडी का रेडियस का सम R1 प्लस R2, है ना, और इनटू में दोनों बॉडी का पहले का चार्ज का सम, मतलब Q1 प्लस Q2, दोनों बॉडी का इनिशियल चार्जेस का सम, है ना। अगर Q1 डैश निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अगर तुम्हें Q2 डैश निकालना होगा तो ऊपर Q2 वाले बॉडी का रेडियस आ जाएगा R2, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान रखना है, R1 प्लस R2 और Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इससे न्यूमेरिकल हो जाएगा तुम्हारा। ओके। ये फॉर्मूला एक काम करो, तुम कहीं पर नोट कर लो, है ना। मैं क्वेश्चन भी अभी हाथों हाथ करा ही देता हूँ, एक खुद से करा दूंगा और एक तुमसे करवा दूंगा मैं। लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या है, कुछ पॉइंट, कुछ बातें मैं और डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, राइट। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा था तुमको कि दो बॉडी है, एक A है और एक बॉडी B है, ठीक है। इस पर चार्ज Q1 था, इसके पास चार्ज Q2 था, लेकिन कंडक्शन करने के बाद, आफ्टर कंडक्शन, है ना, चार्ज क्या हो रहा था इसका, Q1 डैश हो जा रहा था, और इस बॉडी का चार्ज क्या हो रहा था, Q2 डैश हो जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मान लो कि ये जो चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज था तुम्हारे पास 6 कूलम और इसके ऊपर पहले चार्ज था 4 कूलम, है ना। तो ए वाले बॉडी पर ज़्यादा चार्ज है, तो चार्ज यहाँ से फ्लो के कहाँ जाएगा, बी वाले बॉडी के पास जाएगा, राइट। कितना जाएगा, जब तक जाएगा जब तक बराबर ना हो जाए। बराबर का मतलब 6 + 4 कितना होता है, 10। जब 10 तक का 5 मतलब, नहीं हो 10। जाता हाँ, तब तक। इसका भी 5 और इसका भी 5, जब तक दोनों का स्टेडी ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, जब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को जोड़ने पर 10 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, 10। ऐसा नहीं 11 हो जाना चाहिए, है ना। ये इस कॉन्सेप्ट का, है ना, निचोड़ है, जिससे तुम अपने आंसर को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को, है ना, बस पूरा फॉर्मूला पुट करना है। लेकिन क्वेश्चन को ना तुम्हें लैंग्वेज पकड़ना होगा कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है, लैंग्वेज पकड़ना होगा। फॉर्मूला तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा, कॉपी खोल के बैठे होगे, ठीक है ना। फिजिक्स सिर्फ देख कर पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स है। स्फीयर्स कौन कौन से हैं, ए एंड बी, है ना। अब वो कह रहा है कि जो ए वाला बॉडी है ना, ए हैविंग चार्ज, ए वाले बॉडी के ऊपर चार्ज है 3Q एंड बी इज अनचार्ज, बी इज अनचार्ज, बी वाले के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो फाइंड द चार्ज ऑन
बोथ स्फीयर्स, बोथ स्फीयर्स, है ना, दोनों स्फीयर पे चार्ज निकालो। फाइंड द चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद वायर, जब उनको वायर से कनेक्ट किया जाएगा तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दिया तुम लोग को, दो बॉडी है भाई, ठीक है, दो बॉडी बना दो, एक बॉडी ये रहा, इस बॉडी को मैं क्या नाम दूंगा, ए, दूसरा बॉडी है तुम्हारे पास, इस बॉडी को मैं क्या नाम दूंगा, बी, राइट। अब वो कह रहा है कि दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। अब दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यही है कि इसका रेडियस क्या होगा, आर, और इसका रेडियस भी क्या होगा, आर, है ना। इस आइडेंटिकल वर्ड का मतलब है कि दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। क्या है, की पॉइंट है। ए वाले बॉडी के ऊपर, है ना, ए वाले बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है तुम्हारे पास, 3Q। 3Q। और दूसरे वाले के ऊपर चार्ज कितना है, 0। 0 चार्ज 0। तो एक बात बताओ, इसके ऊपर थ्री चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज है ही नहीं, तो जब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, आधा, और इसके पास भी कितना होना चाहिए, 3Q। आधा, मतलब 3Q/2 और 3Q/2, चार्ज कितना आएगा, 3Q/2, और इसके पास भी कितना जाएगा, 3Q/2, है ना भाई, ट्रांसफर होगा ना इक्वल, दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हमें बाय फार्मूला प्रूफ करना है, बाय फार्मूला 3Q/2 प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। कर लिया भैया। हाँ, तो देखो पहले तो मिटा देता हूँ, दोबारा आंसर ये आने वाला है। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, Q1 है हमारे पास 3Q, Q2 हमारे पास 0, ठीक है ना, और R1 हमारे पास कितना है, R, और R2 भी हमारे पास क्या है, R। इस चीज़ को हमेशा लिख लेना, हर क्वेश्चन में इसको लिख लेना। अगर नहीं लिखोगे, अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में गलती हो जाएगा तुमसे, ठीक है ना। तो जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके को फॉलो करना है। अब देखो Q1 डैश निकालना है, तो Q1 डैश निकालने के लिए क्या था आपके पास, फॉर्मूला R1 फॉर्मूला R1 प्लस R2, और क्या था आपके पास, Q1 प्लस Q2, ये फॉर्मूला हुआ था। अब इसको अप्लाई करो, R1 कितना है, R है, और R1 प्लस R इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, R प्लस R, 2R हो जाएगा, और ऊपर कितना आ रहा है, 3Q प्लस 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास Q1 डैश, है ना, कितना आ जाएगा, ऊपर बचा 3Q, और R से R कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3Q/2, 3Q/2 ठीक है ना। आ गया भी आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से Q2 डैश निकालना है तुम लोगों को। तो Q2 डैश के लिए भी सेम फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। Q2 का रेडियस R, दोनों स्फीयर का रेडियस का सम मतलब 2R, है ना, और दोनों स्फीयर का बॉडी का चार्ज, पहले स्फीयर के बॉडी पे 3Q था और दूसरे वाले पे 0 चार्ज था। अभी भी आंसर उतना ही आ रहा है, R से R कट जाएगा, 3Q/2, 3Q/2, अभी भी आंसर उतना ही आ रहा है। क्या आ रहा है, Q2 डैश हमारा कितना है, 3Q/2, ठीक है, बात समझ में आया। हाँ भैया, दूसरा क्वेश्चन खुद करके दिखा दोगे मेरे को, दो। हाँ भैया। ठीक है। तो जैसे मैंने किया है, 2 द स्टेप फॉलो करोगे तब आंसर आ जाएगा तुम्हारा, वरना आधे बच्चे बोलेंगे आंसर गलत आया है। क्वेश्चन होते आसान है, बस अपना जो है ना बुद्धि सही से लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे, टू स्फीयर्स A एंड B, दो स्फीयर से A एंड B, तो वो कह रहा है A इज हैविंग चार्ज, A के पास चार्ज कितना है, 6Q, है ना, एंड B इज हैविंग ए चार्ज 3Q, B वाले पे चार्ज 3Q है और A वाले पे 6Q है। तो फाइंड द चार्ज
फाइंड द चार्ज ऑन बोथ स्फेयर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ तुम लोग, देखते हैं कौन सबसे तेजी से आंसर बताता है मेरे को, Q1 डैश का और Q2 डैश का। ठीक है, मैं खुद पूछूंगा, ठीक है ना। अभी आधे मिनट समय दे रहा हूँ, निकाल लो फटाफट, फिर मैं पूछूंगा अभी 1 बाय 1 सबसे, कौन निकाला है कौन नहीं निकाला है। तो मालूम नहीं है, मेरे पास टोटल 45 स्टूडेंट थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण क्या है, कुछ बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे किसी रीज़न से, कुछ गांव गए हुए हैं, किसी के पास नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, किसी के पास डिवाइस ऐसा नहीं है कि वो क्लास ले पाए। तो पूरा मेरे पास बच्चे जो है ना 50% रिड्यूस हो गए हैं। और वो बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं मेरे से कि भैया कैसे होगा हमारा। अब मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता है। मैं उन्हें फोन दे दो, पैसा तो एक एक डिवाइस गिफ्ट कर दो। हाँ, सोच रहा हूँ तुम ही लोग से चंदा लेकर के स्टार्ट करूँ मैं काम। मेरी तरफ से 11 रुपए। मेरे को मालूम था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही अपना सेटअप कर लिया था। देखो यार, हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। अंजलि बताओ तुम्हारा आंसर कितना है। भैया 3Q। तुम अंजलि हो? नहीं, रुक जाओ, हद हो गया यार। रुको भैया रुको। अंजलि आंसर कितना है तुम्हारा? ये तो 9Q/2 आया है। 9Q/2 थोड़ा सा गलत आ गया है। हाँ। थोड़ा सा गलत आ गया, सही से कैलकुलेशन नहीं किया तुमने। 9Q तो ठीक है, अपॉन में 2 नहीं आएगा। एक मिनट में रिव्यू अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, इसमें तुम्हें कंडीशन नहीं दिया मैंने, रेडियस नहीं दे रखा है। कंडीशन तो ले लो यार, आइडेंटिकल तो बोले ही नहीं है। कंडीशन देखो क्या है, 2 स्फेयर है ए और एक स्फेयर है बी, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज है तुम्हारे पास Q1 इक्वल टू में 6Q, और इसके ऊपर चार्ज है Q2 इक्वल टू में 3Q। बताओ यार, कोई मेरे से कंडीशन भी नहीं पूछ रहा है। बताओ यार, क्या यार तुम लोग कहाँ कंसंट्रेट करके बैठे हो, है ना। इसके ऊपर रेडियस है R1, और बंदे आंसर भी निकाल के बता रहे हैं। टैलेंट देख रहे हो? टैलेंट देखो कहाँ आसमान छू रही है इनकी। ये नहीं भैया, पहले वाले होता है इसलिए। चलो कोई नहीं। Q1 कितना है आपके पास? 6Q। Q2 कितना है तुम्हारे पास? 3Q, है ना। R1 कितना है? R, और तुम्हारे पास जो R2 है वो कितना है? 3R। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है। गलत बात है, आपने क्वेश्चन ही गलत दिया था। मैं तो तुम्हारा दिमाग चेक कर रहा था, कौन से दिमाग से कर रहे हो। ऊपर वर्ड लिखा था आइडेंटिकल, है ना, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था आइडेंटिकल, यहाँ पे वर्ड आया था आइडेंटिकल, इससे रेडियस की जरूरत नहीं थी हमें, दोनों के रेडियस सेम है। पर नीचे थोड़ा ना आइडेंटिकल लिखा है, जब आइडेंटिकल नहीं लिखा है तो रेडियस तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं ही कर देता हूँ क्वेश्चन। 9Q/4 आएगा फर्स्ट। हाँ वेरी गुड, क्वेश्चन निकाला, नाम बताओ। विकास। वेरी गुड। Q1 डैश कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? R1 अपॉन में R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2, ये रिलेशन होता है। तो Q1 डैश क्या हो जाएगा? R1 कितना है? सिर्फ R है। अबे ये क्या बन गया? सिर्फ R है, राइट। और R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R2 कितना है? 3R है। Q1 प्लस Q2, सेकंड वाले का Q1 कितना है? 27Q/4। हाँ ठीक है, तो Q1 कितना है तुम्हारे पास? 6Q है, प्लस Q2 कितना है तुम्हारे पास? 3Q है, राइट। इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है? 9Q/4 है ना। तो 9 क्या Q, 6 3 9, 9Q आ गया, 9Q, 4 है ना। अपॉन में नीचे आया 4, R से R कट जाएगा, ठीक है। और ये चार्ज निकाला है तो यूनिट लगा देना कूलम, राइट।
इसी तरीके से जो Q2 डैश है ना, वो कितना आ जाएगा? 27Q by 4. हाँ, R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q1 प्लस Q2, है ना। अब देखो 8 से 8 तो कट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ हो गया 6 3 9, और 9 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27Q आ जाएगा तुम्हारे पास, 27Q। और नीचे कितना आ रहा है? R प्लस 3R, मतलब 4 आएगा बस। आंसर कूलम में लिखना है, ठीक है, दैट इज़ द आंसर। तो कुछ क्लियर हुआ तुम लोग को? हाँ ये और क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया था ये फॉर्मूला? जी भैया, फॉर्मूला नहीं पढ़ाया था। तो क्वेश्चन करा दिया डायरेक्ट? ये कहते कि 4 से डिवाइड होता है। अच्छा, बोल दिया था बस हो जाएगा, है, करके नहीं दिखाया उन लोगों ने। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला अदर कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे तो तुमको मिल जाता है, ये जनरल बुक में नहीं मिलता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चार्ज निकालना सीख रहे थे, चार्ज के बारे में सीखा, चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने सीखा। ठीक है, और अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब देना है, ठीक है ना। विकास, तुम मुझे ये बताओ कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। हाँ राइट, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताओ कि एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम। राइट, क्या होती है? कूलम। कूलम को आप सिंपली सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर सीधा कूलम भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अच्छा, एसआई यूनिट तो इसकी कूलम होती है। तुम्हें एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि 1 कूलम में 3 इंटू में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ठीक है ना। ये कभी बार एमसीक्यू में पूछ देता है तुमसे, ठीक है ना। तो ये सीजीएस यूनिट है, ईएसयू क्या है? सीजीएस यूनिट है। ईएसयू क्या है? सीजीएस यूनिट है, किसकी? चार्ज की। चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू। और चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? कूलम, ठीक है। तो और चार्ज के बारे में कुछ बातें रह गई थी हमारे पास, डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है बताओ? 80 होता है, वेरी गुड। कैसे होता है? देखो, आई हमारा होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई और T, ठीक है ना। तो Q का अगर डायमेंशन लिखना होगा, Q का अगर डायमेंशन लिखना होगा तो आई का डायमेंशन क्या होता है? एम्पेयर, है ना, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं हम लोग डायमेंशन लिखने के लिए। तो चार्ज की डायमेंशन हो गई तुम्हारे पास 80, क्या है? 80, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, जनरल सा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ जनरल सा, उसका आंसर देना मुझसे। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ जनरल सा, उसका आंसर देना मेरे को। इज चार्ज ऑफ 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 21 कूलम इज पॉसिबल? नहीं होगा भैया। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? और नॉट पॉसिबल भैया। नो। क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, एन जो आना चाहिए वो हमारा इंटीजर आना चाहिए, तो पॉइंट में आएगा सीधे। और कोई दूसरा तरीका एक्सप्लेन करने का? कोई आसान सा भैया तरीका? स्मॉलेस्ट चार्ज तो 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस 19 होता है। वेरी गुड। स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना, इतना होता है। स्मॉलेस्ट मतलब इससे कम नहीं होगा, लेकिन ये तो 10 की पावर माइनस 21 है ना, बहुत कम है ना, तो इससे कम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, फिर तुम्हें अभी ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ मैं। इट इज नॉट पॉसिबल
because it is smaller than the smallest possible fundamental charge. ठीक है, दैट इज 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है ना। तो ये इससे ज़्यादा छोटा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा चार्ज क्या होता है, पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ देखो एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ तुम लोग को, है तो आसान, सिर्फ मैं तुम लोग को एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे देखो। भाई माइक के साथ कौन बीट बॉक्सिंग कर रहा है? सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दुनिया का सबसे छोटा चार्ज। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, ठीक है, कौन है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज पेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल में अगर बात करूंगा तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसको हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज। और तुम लोग को ये बात मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, कि फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम होता है। दूसरी बात बता रखा है मैंने पहले भी तुम लोग को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हम लोग -e से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसको हम लोग +e से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, +1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो न्यूमेरिकल में सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, दैट इज़ 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, इसी के ऊपर ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, ये चार्ज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल से छोटा होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात जो उसने बताई मेरे को, अहमद ने, कि जो इंटीजर है उसका नहीं आ रहा है, वो भी तुमने सही बताया है ना, पॉइंट वाइज आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट है जो मैंने लिखा है, इसमें इंटीजर वगैरह नहीं देखना पड़ेगा तुम्हें। तो सिंपल आंसर दो, बढ़िया आंसर दो, वही सही है। नेक्स्ट में हम, अब तो चार्ज खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना, अब चार्ज में और ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी आता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास।
चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज विदाउट मास पॉसिबल नहीं है। क्या कह सकते हैं हम लोग भाई, चार्ज कहाँ प्रोड्यूस होता है? किसी मास के ऊपर ही तो प्रोड्यूस हो सकता है, किसी बॉडी के ऊपर ही तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास बिना चार्ज के पॉसिबल है। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। अब बताओ ये मास है, इसका मास इसका है और इस पर चार्ज नहीं है ना। तो मास पॉसिबल है बिना चार्ज के, लेकिन चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज विदाउट मास cannot exist. इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? चार्ज मास के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मास चार्ज के बिना पॉसिबल है। बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। तो ये हुआ पहली प्रॉपर्टी का मतलब। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट का मतलब क्या है? मतलब स्पीड के हिसाब से चार्ज अब आपको चेंज नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का स्पीड ज़्यादा हो गया तो उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अगर उसके पास फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो हो सकता है। तो चार्ज का बढ़ना घटना फ्रिक्शन से तो है, लेकिन स्पीड से कुछ नहीं है। स्पीड से कुछ नहीं है। अगर मैं किसी बॉडी को वैक्यूम में, है ना, मैं ट्रैवल करवाता हूँ, तो अगर उसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है पार्टिकल, है ना। तो हाँ भैया। पार्टिकल नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा। तो चार्ज का स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। स्पीड बढ़े या घटे, चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट change does not change with speed। ठीक है ना। लेकिन मास का क्या होगा? मास तो बढ़ जाता है ना। मास तो बढ़ जाता है। आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था E=mc², वहाँ से हमने एक फॉर्मूला प्रूफ किया था, m में m0 अपॉन में √1 - v²/c², राइट। तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से मूविंग मास, है ना, मूविंग मतलब जब मास ट्रैवल करता है तो उसकी मास चेंज हो जाती है। जब बॉडी मूव करता है तो उसका मास क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो चार्ज चेंज नहीं होता, लेकिन मास क्या होता है? चेंज होता है। चेंज हो जाता हाँ, मास इज इनवेरिएंट, सॉरी, मास इज वेरिएंट। मास क्या है? वेरिएंट है। वेरी मतलब वेरी करेगा। ठीक है ना। डेट इज मास ऑफ बॉडी चेंजेस विद इट्स स्पीड। इट्स स्पीड। तो ये स्पीड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब चेंज कैसे होगा, है ना, उसके लिए फॉर्मूला क्लास 11th में था, है ना, चैप्टर नंबर 2, है ना। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18 था शायद। वहाँ पे रिएक्शन फॉर्मूला दे रखा था, फॉर्मूले में गलती थी, बोला था कि इसको सही करो, ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पर। तो ये फॉर्मूला वहाँ पर था m में m0 अपॉन में √1 - v²/c²। यह फॉर्मूला था वहाँ पर। ठीक है। ओके। तो वेयर यहाँ पे जो मैंने बनाया है, स्मॉल m0 कह लो या कैपिटल m0 कह लो, एक ही बात है। नॉट का मतलब रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर होगा तब उसका मास क्या होगा? तो रेस्ट मास ऑफ द रेस्ट बॉडी। मास। हाँ, रेस्ट मास ऑफ बॉडी।
और हम निकाल क्या रहे हैं, मूविंग मास बॉडी, मतलब जो बॉडी मूव करी है उसका मास। तो मास ऑफ कैपिटल एम बॉडी। क्या हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी, मूविंग बॉडी, है ना, मूविंग बॉडी। मास ऑफ मूविंग बॉडी, है ना, विद स्पीड v, राइट। और यहाँ पे c क्या है, बताओ, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसमें इस लेसन से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, अगर वैसे तो c ज़्यादा होता है, c स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, c इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। c ज़्यादा होता है, c ज़्यादा होता है इसीलिए, है ना, इसीलिए देखो मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, देयरफॉर स्पीड ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, इसलिए m भी हमारा अकॉर्डिंग टू लेसन ज़्यादा आएगा रेस्ट मास ऑफ द बॉडी। तो ये बात इस फॉर्मूले से पता चली थी हम लोग को। ठीक है, देखो यहाँ पे ये c है, ऊपर क्या है, v है। ज़्यादा क्या होता है, ये होता है, अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये जो मूविंग मास है ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको ये मत कह देना वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, इसको तोड़ोगे तो नहीं पता भैया, चलेगा कि डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये बात मालूम पड़ेगी, है ना। और c स्क्वायर क्या, रूट हटा दूंगा तो सीधा ये मालूम पड़ेगा मेरे को, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। हाँ भैया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला बात लिखा तुम्हारे सामने। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई तुम्हारी? ठीक है, जी भैया। जी भैया। 9 बज गए भैया। 9 बज गया, तो क्लास तो 8:15 पे स्टार्ट हुआ था ना। कहीं जाना है तुमको, है अहमद? मैंने लिखा भैया। किसने बोला यार है? 12th वाले ने बोला ये तो। पढ़ते रहो। भाई थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो यार, 12th वाले ने बोला यार। पता ही 11th वाले बच्चे क्या कह रहे हैं, 12th वाले बच्चे जो है ना बहुत लेजी हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं है ठीक से। हम यार हम भी तो पढ़ते हैं। 12th में ही हैं। अभी ऑफिसली नहीं हो ना तुम, नकली लोग हो। ऑफिशियली है भैया। हाँ, स्कूल वालों ने बोल दिया तुम्हारे। तो क्या भैया, 10th और 11th और 9th तीनों को पास कर दिया गया। न्यूज़ नहीं पढ़ते क्या आप सही से? 11th वालों को भी कर दिया है? हाँ भैया, 9th और 11th दोनों। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं 20 था। जून का रिजल्ट भी आएगा। नहीं, वो तो मैं 10वीं का सुन रहा था, इसका भी कर दिया और मुझे। हमें प्रमोट कर 10th दिया का ही गया। 10th का ही आएगा 10th। चलो कोई नहीं, अब 12th वाला साथ देना सब लोग पेपर मिल के। लग तो यही रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारे पास, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिसको हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे कुछ वो ध्यान रखना होगा। ठीक है, ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होता है ना, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को फ्लो करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन और एनिमल की बॉडी, ये कंडक्टर है कि नहीं है? हाँ है। है भैया। है। ह्यूमन बॉडी, ध्यान रखना, ह्यूमन हो चाहे एनिमल बॉडी हो, वेरी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वेरी गुड हाँ भैया। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अच्छा बताओ, एसिड, एसिड होगा कि नहीं होगा? एसिड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा? होता है, एसिड होता है भैया। होता है। एसिड कंडक्टर में हाँ, क्यों आएगा? होगा। H पॉजिटिव आयन जो होता है हाँ हाँ, आयन जो वो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो करवाता है। सही फ्लो कह रहे करवाने हैं। की। अच्छा, एल्केलाइन? अल्कलाइन भी होता है भैया। अच्छा, मैं ये लिख देता हूँ, रुको। एल्कालीज, एल्काली समझते हो ना, हाँ भैया। जो पहले ये दूसरे नहीं ग्रुप होता हैं। शायद। नहीं होते हैं, क्या आप बात कर रहा है? जैसे सोडियम है,
ये तो सोडियम अल्काली मेटल है, राइट? इसलिए। तो सोडियम क्या फ्लो नहीं करवाता है? काली क्या होता है भैया? यार मैंने 2 ग्रुप पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 3 में। जो पहला ग्रुप होता है वो एल्काली होते हैं और दूसरा वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, ठीक है ना? तो पहले वाले ग्रुप में आता है ना हेलिना, है ना, की रब से फरियाद आता है ये। तो यहाँ पे जैसे सोडियम है, तो सोडियम अच्छा मेटल है हमारे पास, और ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में काम आता है। वैसे ये सीजियम है, इस सीजियम को हम लोग बहुत सारे डिवाइस में यूज भी करते हैं। अभी मैं सेमी कंडक्टर में पढ़ा रहा हूँ ना, सीजियम का जो मैंने वो सब बताया था, ब्रेक डाउन वगैरह, 12th वालों को मालूम होगा अगर रिविज़न कर रखा होगा उन्होंने तो, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है, ये जो हमारा था पहला ग्रुप दैट इज़ अल्कालीज, है ना? तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, नॉन मेटल करवाते हैं क्या? नहीं भैया, ग्रेफाइट से करवाते हैं। हाँ, नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट है जो क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। अभी मैंने सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ उसमें भी ये बात मैंने बताई है तुम लोगों को, ठीक है? ओके, द सब्सटेंस थ्रू विच electric charges can flow easily, ठीक है ना, easily flow जाते हैं, are called conductors। इन्हीं को कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना? they contain good conductor of electricity, example metals, है ना? Human, रुको, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओ भाई भाई तेरा माइक कौन है? कौन था? नाम माइक बताना, ऑफ करके कर नाम ले। बताना, नाम बताना। अजय। अजय बताओ यार, सही कर रहा है वो। ड्रामा कंपनी में भर्ती कर देना चाहिए उसको। पेपर में भी यही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एनिमल बॉडीज, ग्रेफाइट, और एक मैंने लगाया एल्कालीज ETC, इतना काफ़ी है, ठीक है? इसके बाद इंसुलेटर देख लेते हैं, टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट उल्टा लिख दूंगा, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक charges can't flow easily are called insulators, ठीक है? दुनिया का सबसे खतरनाक इंसुलेटर का नाम बता सकते हो मेरे को? डायमंड। हाँ, डायमंड। एग्जाम्पल आ गया मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, लाइक ग्लास, पोर्सिलेन, डायमंड, हाँ सही कह रहे हो। प्लास्टिक, नायलॉन। नायलॉन क्या वुड। होता है? ये कपड़ा नहीं होता नायलॉन का? तो कपड़ा होता है नायलॉन? वो नहीं, मतलब मांझे होते थे पहले नायलॉन के। नायलॉन एक्चुअली में पॉलीमर होता है, ठीक है ना? इसको बनाया जाता है ETC, ठीक है? और भी बहुत सारे माइका example क्या हैं। होता है भैया? माइका क्या होता है? माइका एक्चुअली में पतले लकड़ी का लेयर होता है, ठीक है ना? वो जो बेड बेड के किनारे में लगा रहता है हाँ, कॉर्नर। वैसे ही समझ लो। ओके भैया। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगली क्लास में हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी।
कि चार्ज को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्वांटिटाइज कर सकते हैं, या चार्ज को कैसे कंजर्व रख सकते हैं। तो अगली क्लास में चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़नी है और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है हम लोगों को। ठीक है, यहाँ तक तुम्हारी बात क्लियर हो चुकी है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है, तो अभी पूछ लो या फिर मुझसे पर्सनली पूछ लेना। ठीक है।